उसके बाद वो 50 बार पूछे या 100 बार पूछे हार्डली पहले में आप मेमोरी तैयार करते हो, सेकंड में आप मेमोरी को रिफ्रेश करते हो। Anyone has any questions? से आपने पढ़ा what is low intensity high intensity? आपके पास जो एक वैक्सीन आपको दिया गया या आप डिजीज से सफर किए, बुखार हुआ, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस का सारा फेजेस हुआ है, वो लो इंटेंसिटी हल्का से एंटीबॉडीज तैयार हुआ। Can you see the graph? What is the level of IgG? फर्स्ट एक्सपोजर में कम है ना, लो इंटेंसिटी इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद हाई इंटेंसिटी हाई रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम, उसके बाद IgG और फॉल नहीं हुआ। ऑब्वियसली इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्या समझ में आया? एनसीईआरटी पढ़ा था घर में? श्योर? इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन पढ़ा था? तो बोले ना एनसीईआरटी देख के आने के लिए मारेंगे हमारे से एकदम लगा देंगे। एनसीईआरटी इज मैंडेटरी, प्लीज चेक आउट योर एनसीईआरटी। प्रॉब्लम क्या है एनसीईआरटी रखने में? इम्यूनोग्लोबुलिन वाला स्ट्रक्चर खोलो, जहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर है, पिक्चर फोटो, फोटो के ऊपर इम्यूनोग्लोबुलिन का फोटो के ऊपर पैराग्राफ में इम्यूनोग्लोबुलिन एक पैराग्राफ लिखा हुआ यही रिस्पॉन्स को लेके। छोटा सा पैराग्राफ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स अबव द डायग्राम ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन, नहीं है? पैराग्राफ Here what? Understood? अच्छा, अब अगर कोई आपको पूछे कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, ये कहाँ मिलते हैं, फिर what would be your answer? I have not told you ये कहाँ मिलते हैं, बॉडी में मिलते हैं, बॉडी में कहाँ मिलते हैं? They ask you a generalized question, where will we find immunoglobulins? क्योंकि आपका लिम्फेटिक सिस्टम में इनका हुआ प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन, तो लिम्फ एज टिश्यू फ्लूइड फ्लो करता है, तो आपके बॉडी फ्लूइड्स में मिलेंगे आपको आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज। ये लोग सोल्यूबल फॉर्म में होंगे कि एक्सोल्यूबल फॉर्म में? ब्लड का कॉम्पोजिशन याद है, 91.5% वाटर एंड 7% प्रोटीन्स, जिसमें फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन वाज प्रेजेंट। तो ग्लोबुलिन्स क्या था, सोल्यूबल था कि इनसोल्यूबल था? Soluble substance. Please keep that in mind. एक रखो, antibodies are soluble, plasma proteins. Soluble होते हैं found in body fluids. Tears में मिला, saliva में मिला, ठीक ना? Blood में मिलेगा, tissue fluid में मिलेगा. Which are formed from globulins. Which are formed from globulins. Which are formed from globulins. Albumin था, blood colloidal osmotic pressure रख रहा था, फाइब्रिनोजन soluble था, और जब clotting होगा तो insoluble fibrin and ये globulins. So these are all a part of blood proteins. ठीक है? तीसरा क्वेश्चन आपको अगर पूछा गया globulins को लेके, कहाँ बनते हैं ये globulin proteins? Globulin protein बाद में ये globulin मॉडिफाई करेगा immunoglobulin, लेकिन ये globulin proteins कहाँ बनते हैं?
ग्लोब्यूलेंस कहाँ बनते हैं? हमने आपको इम्यूनोग्लोबुलेंस नहीं पूछा है। इम्यूनोग्लोबुलेंस तो तब बनेगी जब आपके प्लाज्मा सेल्स आएंगे। ये ग्लोबुलेंस कहाँ बनते हैं? ब्लड की जो प्लाज्मा प्रोटीन्स थे, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, कहाँ सिंथेसाइज हो रहा था? डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, हेपेटोसाइट्स। ग्लोबुलिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द हेपेटोसाइट्स। इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं बोला है, ग्लोबुलिन बोला है। ग्लोबुलिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द हेपेटोसाइट्स। एल्बुमिन हेपेटोसाइट में बनता है, ग्लोबुलिन भी हेपेटोसाइट में बनता है, फाइब्रिनोजेन भी हेपेटोसाइट में बनता है। एल्बुमिन ब्लड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन्स में स्पेसिफिकली द गामा ग्लोबुलिन्स बनाते हैं आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंड आपका फाइब्रिनोजेन रिस्पांसिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। याद रहेगा। तो ये ग्लोबुलिन्स ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो सेल्युलर प्लाज्मा में रहते हैं। इसलिए आपके एंटीबॉडीज भी मिलेंगे आपको बॉडी फ्लूइड्स में। आपके एंटीबॉडीज आपके सेल्स में बैठे हुए नहीं रहेंगे, जहां जहां फ्लूइड्स है। अंडरस्टैंड? सो यू हैव योर CSF, you have your aquasioma, you have your vitreosioma, जितने भी फ्लूइड्स हैं इन सब जगहों में आपको मिलेगा आपके एंटीबॉडीज, and they are always soluble. You remember? Here, याद रहेगा? Right. From here we go into vaccines. यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट्स है तो क्लियर कर लो क्लास से. Anyone has any doubts? कुछ भी पूछना है, इसलिए हम बोल रहे हैं, प्लीज काइंडली घर में जाके NCERT पढ़ो. Subsequent encounter with the same pathogen elicits a highly intensified, that means high intensity secondary or anamnestic response. Anamnestic यहाँ पर basically it is not going to be responsible related to the first exposure. It is going to be related to the previously created memory cells and the already present antibodies. So a huge, large scale, one directional movement. And हमेशा first immunoglobulin to reach a site of infection is IgM. Second is going to be IgG. अच्छा, immunoglobulin structure में N terminal, C terminal किया है ना? पैराटोप वाला तरफ प्लीज कर दो तो. पैराटोप के पास होगा N terminal and जो FC region है नीचे, स्टेम Y का नीचे, वो होगा तुम्हारा C terminal. पैराटोप किस टर्मिनल में लोकेटेड है? हमेशा वो होगा पैराटोप इज लोकेटेड एट द N terminal. कितने पेप्टाइड चेन्स? 4 पेप्टाइड चेन्स, 2 लाइट चेन और 2 हेवी चेन. दोनों के पास वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन. पैराटोप किस जगह में रहेगा? वेरिएबल वाला. तो हर इम्यूनोग्लोबुलिन में वेरिएबल वाला रीजन अलग अलग होगा और कांस्टेंट सब में सेम होगा. तो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में जो पोर्शन एंटीबॉडी के साथ, एंटीजन के साथ बाइंड करता है उसको बोलेंगे FAB रीजन, एंड जो आपका फाइटोसाइट को आइडेंटिफाई करता है उसको आपका FC रीजन. कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स? 16, जिसमें से 12 होगा इंट्रा एंड 4 होंगे इंटर. ऑल आर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. IgG is a monomer. IgE is a monomer. IgD is a monomer. IgM, natural antibody, and it is the largest. IgA, dimer, and it is the heaviest. That means उसका molecular weight सबसे ज्यादा है. And सबसे abundant होगा कौन? IgG. ये secondary immune response में IgG का कट पूरा उठ गया. That means ये most abundant होगा. Here, IgG and IgA can cross the placenta. अच्छा. इस वाले के रेफरेंस में IgG तो मदर्स मिल्क से भी मिला था. प्लेसेंटा से मिला था IgG. तो यहाँ पर फिर IgG क्यों नहीं है? IgG got through from the mother's placenta. So here in an immune response, why did we not have IgG from day 0 to day 5? क्यों नहीं था? So IgG and IgA is a part of acquired passive immunity. Passive immunity has no memory. तो मदर से तो हम लोगों को प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज मिला था ना.
क्या हमने कोई मेमोरी क्रिएट किया उनको लेके? मेमोरी तो क्रिएट नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट नहीं थे। Is it clear? You understand? IgG is a part of मदर का प्लासेंटा से, IgA फ्रॉम मदर का कोलोस्ट्रम से, वो हमारे लिए पैसिव इम्यूनिटी देता है। पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड होता है। यस, पैसिव इम्यूनिटी में कोई मेमोरी नहीं बन सकता है। कैसे मेमोरी बनाए? कि वो तो किसी और से हम लोगों ने उधार लिया था। We took direct antibodies ना? Is it understood? इसलिए इस पोर्शन में यहाँ पर IgG नहीं है। और जब एंटीजन घुसेगा आपके शरीर में, तब IgM डिफॉल्ट है, वो स्टिमुलेट करेगा IgG का प्रोडक्शन। तो आज अगर एंटीजन टाइप A घुसा, ऐसे रिएक्शन होगा। कल अगर एंटीजन टाइप B घुसा, फिर से ऐसा रिएक्शन होगा। पहले से मौजूद IgG तभी काम कर सकता था जब पैदा होते ही आपको थोड़ा इन्फेक्शन हुआ, तो वो तुरंत, बस वो कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद मेमोरी बनाना होगा। मदर वाले आपके शरीर में नहीं है। They are not stem cells. Antibodies are not cells. Antibodies are nothing but things. आपके बॉडी से जब बॉडी में पहुंचे वो प्लासेंटा के द्वारा, उनका काम नहीं हुआ, आपके यूरिन के साथ निकल के चलेगी। Getting whatever you got from your mother in the form of IgG और IgA, वो टेम्पररी उस वक्त के लिए था। आपके शरीर में अगर यूज नहीं हुआ, स्पेसिफिकली IgG, वो आपकी यूरिन से निकल के चला भी जाता था। सब आप एमनियोटिक फ्लूइड में छोड़ रहे थे। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? इसलिए यहाँ पर IgG नहीं रहेगा। IgM ही एकमात्र पहला एंटीबॉडी है जो हमेशा बनेगा, चाहे आपके शरीर में एंटीजन का एक्सपोजर हो या एंटीजन का एक्सपोजर नहीं हो। यू रिमेंबर दीस थिंग्स? यहाँ से सब घुमा के क्वेश्चन आएगा, ये रिस्पॉन्स वाला पार्ट पूछा जा सकता है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स पे व्हाई डू वी नॉट हैव IgG? Because mother's placenta had supplied IgG, where the IgG was not used because IgG was not stimulating memory. पैसिव इम्यूनिटी में मेमोरी नहीं बनता। जाएंगे अब तो वैक्सीन्स में। When we talk about vaccines, basically immunization, इम्यूनाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग? एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं। कैसे? एक वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करते हैं शरीर में। उस वैक्सीन को हम लोग इनोकुलम भी बोल सकते हैं। और ये इनोकुलम का प्रॉपर्टी क्या है? एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज रहने। ठीक है ना? दिस इज द कांसेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन। सो बाय इम्यूनाइजेशन हम लोग बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस प्रमोट नहीं करते हैं। बाय इम्यूनाइजेशन हम लोग अपना बॉडी का डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ठीक है ना? रिस्पांस टू इंट्रोड्यूसिंग your body. That is the concept of vaccines. So vaccines में हमारे पास फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स होते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स टाइप ए के हो सकते हैं, जिसमें these are live or attenuated. The word attenuated means weakened. Used as a vaccine. इसके examples में can remember
the oral polio vaccine, measles, mumps and rubella vaccine, उसके बाद cholera vaccines, typhoid vaccines, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जहाँ पर पैथोजेंस को लेके डायरेक्ट काम किया जाता है. सेकंड इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द डेड फॉर्म pathogen. यहाँ पर एग्जांपल में we can remember polio vaccine. Oral polio vaccine was given as drops into your mouth. And if we talk about the salk polio को inject किया जाता है. ठीक है. फर्स्ट जनरेशन में या तो हम लोग जिंदा इनोकुलम यूज करते हैं या उसको वीक कर देते हैं या फिर डेड फॉर्म ऑफ द पैथोजन लेके वैक्सीन दिया. These sort of vaccines are known as first generation vaccine. आजकल जनरेट जितने भी वैक्सीन है या सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन वाली यूज. फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन बहुत कम यूज होते हैं. Thereafter you have the second generation. यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं genetic determinants. हम लोग पूरा पैथोजन को यूज नहीं करेंगे. जो पार्ट ऑफ द पैथोजन एक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको यूज करेंगे. ठीक है ना. जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है. जरूरी नहीं कि पूरा पैथोजन डिजीज कॉज कर रहे. उसका कोई एक टॉक्सिन हो सकता है या कुछ उसको कंसीडर कर सकते. तो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में आपके पास पहला वाला आता है व्हाट वी कॉल एज द सब यूनिट वैक्सीन. In this sub-unit vaccine, basically, use किया जाता है in these sub-unit vaccines. Epitopes पे antigenic determinants है, isn't it? They are the ones which the antibody would be trapping. So we use epitopes in sub-unit vaccines. And इसके example में आप याद रख सकते हो hepatitis B vaccine produced from yeast cells. तो yeast cell is the most recombinant DNA technology करेंगे. देखेंगे कि हम लोग या yeast cells या bacteria को use करते हैं as food cells get a product of interest. तो हम लोग epitopes को identify करेंगे and epitopes को culture करते हैं yeast cells में. वहाँ से जाके हमारे पास आता है आपका hepatitis B vaccine. You can also remember the herpes के लिए भी वैक्सीन जो है वो एक सेकेंड जनरेशन वैक्सीन. Then you have number B, and these are known as the toxoid vaccines. Toxin of pathogen. एग्जाम्पल में याद रखो टेटनस कंबाइंड वैक्सीन जो होता है वो एक टॉक्सॉइड वैक्सीन का टॉक्सिन को आइसोलेट करके वैक्सीन तैयार करेगी. The third one we use that's known as the conjugate vaccine. Conjugate vaccine में यहाँ पर haptens. You remember haptens? I told you incomplete antigens are known as haptens.
एंटीजन्स पढ़ाया था, देखो तुम एंटीजन्स यहाँ पर पढ़ा, एंटीजन एमएचसी एंटीजन कराया था, रिमोटोम अगर कराया तो एंटीजन भी कराया, आप तो सब पढ़ोगे अगले साल वैसे भी प्रिपेयर कर लो अगले साल, तो ठीक ना। क्या किया कल सारा दिन, सोया, फिर और पुराना जो टेस्ट के चलते जो रिवीजन नहीं हुआ वो कौन करेगा, दादाजी। तो यहाँ पर हाफ्टन्स आर यूज्ड, कॉन्जुगेट वैक्सीन्स में एग्जांपल में हम लोग यूज रखेंगे, यहाँ पर आपका HIV लिखा है, B फॉर बॉय नॉट HIV, V फॉर वायरस नहीं लिखा है, HIV लिखा है, HIV इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। वैक्सीन का नाम याद रखो नहीं रखो, एंटीजन्स की क्या क्या चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं, किस तरह से वैक्सीन तैयार होते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। एंड देन यू हैव द थर्ड जनरेशन वैक्सीन, these are prepared using convenant DNA technology, synthetic antigens, they are known as nematodes. I have told you, nematode is the concept behind vaccines. They are similar to the epitope but are synthetically designed. So nematodes are used and inserted into harmless vectors. We will be studying about vectors and recombinant DNA technology. We will be studying about plasmid. We will be studying about transposomes. We will be seeing bacteriophages. We will be seeing retroviruses which can be used as vectors. ठीक है ना? क्योंकि हमारे बॉडी में वेक्टर कोई डिजीज कॉज नहीं करेगा, लेकिन वो वेक्टर जो है डिफ्यूज करा देगा सिंथेटिकली डिजाइंड एंटीजन लाइक स्ट्रक्चर इन योर बॉडी। बिल्कुल जिस तरह से आपके एंजाइम्स कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करते हैं, उसी मैकेनिज्म से ये लोग फंक्शन करेंगे। टेक्नोलॉजी का हम लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। याद रखना वेक्टर हमेशा हार्मलेस होगा, वेक्टर इज नेवर गोइंग टू बी अ हार्मफुल वेक्टर। एंड यहाँ पर एग्जांपल में यू कैन रिमेंबर पूरी वेटरनरी वैक्सीन्स होते हैं, ये सारे थर्ड जनरेशंस होते हैं। कोशिश इज ऑन की ह्यूमन वैक्सीन्स पूरी तरह से थर्ड जन वैक्सीन्स हो जाए, क्योंकि लाइव वीकेंड डेड फॉर्म या एंटीजन डिटर्मिनेंट्स जैसे आपने हैप्टरवेरिया टॉक्सिनेरिया हो सकते हैं कि बाद में कोई सीवियर रिएक्शंस भी हो सकते, ठीक ना। तो डिजीजेस को आइडेंटिफाई करते हुए उनके नेमेटोड्स बना के अगर हम लोग हार्मलेस वेक्टर्स में डाल दे तो इजी होगा बहुत सारा डिफरेंट डिजीजेस का वैक्सीन साइमल्टेनियसली आपकी बॉडी में सर्व करने के लिए। तो एग्जांपल आर द वेटरनरी वैक्सीन्स एंड यू आल्सो हैव द इबोला वैक्सीन। कोशिश किया जा रहा है कि आपका जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है उसको भी थर्ड जनरेशन, इट्स ऑलरेडी अंडर क्वालिटी टेस्टिंग। हेपेटाइटिस का भी वायरस जो है, वायरस का इन्फेक्शन, उसका भी थर्ड जनरेशन वैक्सीन मार्केट में है। सब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाए, पूरी तरह से सिंथेटिक होंगे एंड आपकी बॉडी में प्री इंसर्ट कर दिया जाएगा वक्त से पहले, डिफॉल्ट आप एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। ये तो है आपके वैक्सीन्स। वैक्सीन्स के बाद हम लोग जाएंगे एलर्जिक रिएक्शंस। Allergic reactions. What do we have? We have allergens. Allergens में dust, pollen, कोई parasitic toxin,
ওরা মুছে দিয়ে যাস, এমনি কাপড় দিয়ে মুছতে দেখি কেউ মুছে দিয়ে छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिनको माइट्स बोला जाता है. We have fur. All of these will be serving as allergens. So ये allergens on entry in body, on entry body, that means आपका बॉडी जो है एंटीजन का अटैक हुआ. Basically the meaning is sensitization. कल भी आपको sensitization वर्ड यूज किया था. तुरंत क्या होगा? You are going to have stimulation of mast cells. मास्ट सेल्स कहाँ पर स्टिमुलेट होंगे? अगर आपके यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज एसोसिएटेड है. एंड बेसोफिल्स कब स्टिमुलेट होंगे? जब कोई ब्लड फ्लूइड एसोसिएटेड है. बार बार पहले भी बोला है, मैक्रोफेजेस आर एसोसिएटेड विद द कनेक्टिव टिश्यूज, whereas basophils are associated with blood. इनका बेसिक फंक्शन क्या है दोनों का? रिलीज ऑफ हिस्टामिन. एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन के साथ जी isn't it? क्या देखा जाएगा कि इसके चलते एक पीक बनेगा. There would be a histamine peak. हिस्टामिन का लेवल आपके बॉडी में इंक्रीज होते जाएगा एंड इम्यूनोग्लोबुलिन जी का लेवल भी आपके बॉडी में इंक्रीज होते जाएगा. So we will have continuous increase in histamine and IgD. इसके चलते which cause itching. Inflammatory reactions वाला चीज याद है ना? इसके साथ similarity होगा, itching होगा. You may have red patches. Will have watery eyes. Redness of eye. और क्या होगा? What else? Itching, red patches, eyes watery हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे. Person will also have difficulty in breathing. And this difficulty in breathing के साथ sneezing होगा. साथ ही साथ बहुत ज्यादा congestion यहाँ पर लगेगा, पूरा म्यूकस जम गया है. That is known as wheezing. Person will have symptoms like these. ये सारे चीजें आपके बॉडी में होंगे. एंड ये जितने चीजें भी यहाँ पर हो रहे हैं, इसके चलते आपके बॉडी में होगा hay fever. Hay fever is inflammation of the upper respiratory tract. एक चीज हो सकता है. दूसरा चीज जो होता है asthma, inflammation of bronchi and bronchioles. हम सबको पता है कि बहुत म्यूकस accumulate हो जाता है and इसके चलते breathing out becomes a very difficult process. So इसलिए वहाँ पर भी antihistamines दिया जाता है. Basically the sprays which you have are all antihistamine sprays. And तीसरा it could be anaphylactic shock resulting in death.
क्वेश्चन है कि ये जो प्रोसेस है एनाफाइलेक्टिक शॉक, बोला जा रहा है इसमें डेथ होता है। क्यों डेथ होता है? Why will a person die from allergies? Reason is जब ये हिस्टामिन लेवल हाई होता है, बढ़ते रहेगा हिस्टामिन, आपका ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन why severe allergic reactions में इंसान मर भी सकता है। As the level of histamine increases, there is excessive vasodilation. And too much of vasodilation, blood rushing to that particular site. As a result, body का जो है blood pressure fall हो जाएगा. Result, person could die. So, emergency drugs which are used. Japanese control. Adrenaline. हमने जब आपको फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, कार्डियक अरेस्ट एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट पढ़ा, तभी आपको बताया था एड्रेनलिन को लेके। इफ यू रिमेंबर थर्ड डिग्री ब्लॉक्स में आई टोल्ड यू इंस्टेंटेनियसली एड्रेनालिन दोगे, पेशेंट को आप रिवाइव कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग एड्रेनालिन यूज कर सकते हैं। ये आपका हार्ट बीट रेट को नॉर्मलाइज करने का कोशिश करेगा। मतलब आपका तो ब्लड प्रेशर गिर गया था ना, तो ये नॉर्मलाइज करते हुए आपका हार्ट बीट रेट बढ़ा देगा। अगर आपका हार्ट बीट रेट बढ़ा देगा, आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी को ये बढ़ाएगा। आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी आपके सिस्टम में ज्यादा होगा, आपका बॉडी रेगुलेट हो जाएगा। एड्रेनालिन हिस्टामिन को ब्लॉक करने के लिए एंटीहिस्टामिन्स, and we can also use steroids like cortisol. cortisol क्यों यूज करेंगे? एड्रेनालिन ठीक है, हार्ट बीट रेट बढ़ाएगा। एंटीहिस्टामिन्स जो है वो आपका वेसोडाइलेशन नहीं प्रमोट करने देगा। कॉर्टिसोल एंटी-इंफ्लेमेटरी है। कॉर्टिसोल डब्ल्यूबीसी आपका जो डिफेंस सेल्स का पॉपुलेशन को घटाने का कोशिश करता है, आरबीसीज को प्रमोट करता है। सो वी कैन यूज दीस सम ऑफ दीस कॉमन ड्रग्स। वी कैन आल्सो यूज prednisone, that's also steroid. जब आप इनको लेते हो, आपको आता है रसा नींद। बहुत ज्यादा वेसोडाइलेशन हो गया था, जो है थोड़ा सा हल्का करके वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा। सेरोटोनिन फील फैक्टर, राइट? एज अ रिजल्ट आपका बॉडी स्ट्रोमा से बाहर आएगा। जब आपका बॉडी एक शॉक से बाहर आता है, आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बॉडी को नॉर्मलाइज करने का करेगा। इस चलते इंसान को नींद आता है। जो 6-7 घंटे का नींद आएगा, उसमें क्या होगा, आपका ऑक्सीजन तब तक जो है इनएक्टिवेट कर दिया जाता है स्लीप पैटर्न से। एलर्जीज का कुछ है देखने को। यस, अगले दिन से नहीं देगा ना तुम्हारे एनसीईआरटी, कोई बैठे नहीं देगा। अरे एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, please start learning. Vaccines को लेके भी अगर कुछ है प्लीज डू। टेटनस लेते हो ना, टेटनस बेसिकली सीरम में आएगा, ठीक है ना? पर्सन भी इम्यूनिटी देता है, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज रहते हैं।
ठीक है, आपके बुक्स में लिखा हुआ है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया हुआ है टेटनस के लिए। तुरंत आपको आपका बॉडी को पैरालिसिस से कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, इंस्टेंटेनियसली प्रिपेयर एंटीबॉडीज। Tetanus is caused by Clostridium tetani. Vaccine safe release. Read class if you have any questions. Any questions, class? So what is the role of serotonin? Serotonin is responsible for causing vasoconstrictions. So जहाँ पर भी अगर आप एंटीहिस्टामिन्स दे रहे हो, एंटीहिस्टामिन्स हिस्टामिन का लेवल कमाते हुए सेरोटोनिन की सप्लाइज करने की कोशिश करेंगे. जैसे सेरोटोनिन will prevent blood supply moving to that particular region, IgE का प्रोडक्शन कम हो जाए. मैंने पोरोसिटी इंक्रीज कर दिया था ब्लड वेसल्स का, जिसके चलते आपके डिफरेंट WBCs were reaching to the site.
कल भी किया था inflammatory reactions the other day. Second line of defense में देखो inflammatory reactions. Mast cells, basophils. Second line of defense में see inflammatory reactions, redness, itching, swelling, increase in body temperature, release of pyrogens and prostaglandins जिसके चलते muscle spasms होंगे. क्या है ना? Inflammatory reaction. तो वहां पर भी मास्ट सेल्स एंड बेसिकली स्टिमुलेट हो रहा था. Inflammatory reactions देखो. So यहाँ पर because these are allergens, so we are increasing the IgE. तो IgE concentration जो बढ़ रहा है क्लास ऑफ ध्यान तो IgE ऑक्सीडाइजेशन नहीं कर सकता. And IgE cannot fix the complement. तो इसलिए ये रिएक्शंस इतने मास के. अगर आपका IgE के पास ऑक्सीडाइजेशन एंड फिक्सिंग द कॉम्प्लीमेंट का कैपेसिटी होता तब वो एलर्जेंस को पकड़ के फैगोसाइटोसिस इजीली करा ले सकते. लेकिन उस चीज को नहीं सकता है. इसलिए कोई भी एलर्जन हल्का सा जाने से भी आपके बॉडी में सीवियर इम्यून रिस्पॉन्स. Understood. From here we go into graphs. हमारे पास सबसे पहला वाला टाइप होता है which is known as autographs. यहाँ पर it is only with self. यहाँ पर कोई डोनर या रेसिपिएंट नहीं चाहिए. रेसिपिएंट भी खुद, डोनर भी खुद. फॉर एग्जाम्पल burn skin of face is surgically repaired by skin taken from forearms or from the legs. आपका स्किन फेशियल स्किन का जो टेक्सचर है वो आपके अपर आर्म्स के इनर सर्फेस के साथ बहुत ज्यादा मैच करता है. आपकी जो थाइस है उसके साथ भी मैच करता है. किसी का फेस में बर्न हो गया, बहुत सारे ऐसे बर्न पेशेंट्स होते हैं, पूरा फेस एसिड अटैक पेशेंट्स होते हैं, तब पूरा जल जाता है. जब उनका करेक्टिव सर्जरी होगा इन्हीं सब जगहों से स्किन तो रीजनरेट हो जाएगा वापस से. तो स्किन चाहिए या हल्का से उसके नीचे का कनेक्टिव टिश्यू लेयर या मसल्स चाहिए तो यहाँ से निकाल के फिर बॉडी में सर्जरी कर दिया जाता है. ठीक है, टू एक्सपेंसिव प्रोसीजर. तो अगर ये सेल्फ के बॉडी से हो रहा है यहाँ पर there is no requirement of immunosuppressants. यहाँ पर immunosuppressants तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि MHC 100% अपना बॉडी अब तो बॉडी मैच करेगा. यहाँ पर immunosuppression की जरूरत नहीं होती. सेकंड केस जो होता है that is known as the isograft. Isograft में donor and recipient are genetically identical. जेनेटिकली आइडेंटिकल है, सो MHC का मैच होगा इनमें, राइट. तो major histocompatibility match. There's no immunosuppression